तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, यहां पे भी आएगा द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर हो गया, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरली हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अगर हमें डी फाई मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट चाहिए होगा तो मैं बोलूंगा दैट इज बी डॉट डी ए या बी डी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है, डी फाई इज बी डॉट डी ए या डी बी डी ए कॉस थीटा। और जब हमें नेट फ्लक्स निकालना होता है तो हम इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, बी ए कॉस थीटा करके आ जाता है। अब यहाँ पे कई सारे केसेस हो सकते हैं कि बी कांस्टेंट हो, कभी ए कांस्टेंट हो, कभी थीटा कांस्टेंट हो, तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। अगर वहां पे एन नंबर ऑफ कॉइल्स बन रही होगी तो एन बी ए कॉस थीटा आ जाता है। ये सब याद रखना, ये सारे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं तुमसे। अगर तुमसे ये पूछेगा कि यूनिट और डायमेंशन क्या है, तो यूनिट के लिए तुम क्या बोलोगे, इसका यूनिट होता है मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल ने सर्च किया होगा इसलिए उसने अपना नाम दे दिया। वैसे तुम्हें गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, या अगर तुम उसमें देखोगे क्या बोलते हैं, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल को उसने सीजीएस यूनिट उसकी मैक्सवेल बताई है, और जो एसआई यूनिट है वो है वेबर, एसआई यूनिट वेबर और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, ऐसा हो गया। ठीक है, 10 to the power 4 होता है ना सर टेस्ला? हाँ, टेस्ला इज 10 to the power 4 गॉस के, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस। मैक्सिमम एंड जीरो फ्लक्स वाली कंडीशन देख रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि थीटा अगर जीरो हो जाता है, थीटा अगर जीरो होने का मतलब क्या है कि ये प्लेन रखा हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एकदम परपेंडिकुलर जा रही है, तो डी ए और बी के बीच में एंगल जीरो हो गया है। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो भी एरिया था वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गई, इन दैट केस ही मैक्सिमम हो जाएगा, बी ए आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया कि बी का डायरेक्शन ऐसा है और डी ए का डायरेक्शन इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, वहां थीटा 90 होगा, उस केस में फ्लक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल उसने दिए हुए थे यहाँ पे कि ये एरिया वेक्टर है, अब बी का कौन सा डायरेक्शन, बी अगर इस डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, बी अगर इस डायरेक्शन में तब होगा तब क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, अलग अलग केसेस में हमें सब चीजें दिख रही हैं। वैसे वो इसी फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो, इट इज नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन कैसे हो सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन कैसे हो सकता है, देखो बोला वी नो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन एरिया ए इज फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। दैट मीन्स फाई विल चेंज इफ इधर बी ए और थीटा विल चेंज, या तो बी चेंज हो जाए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाए, या फिर उसका एरिया चेंज होना शुरू हो जाए, या फिर थीटा चेंज होना शुरू हो जाए। तीनों में से कोई भी एक काम होना शुरू हो जाएगा तो वेरिएशन होना शुरू हो जाएगा वहां पे। ठीक है, सो जैसे सपोज करो कि ये एक लूप रखा है जिसका एरिया फिक्स है, एरिया हमने फिक्स कर दिया है, और यहां पे ये मैग्नेट है। अगर हम मैग्नेट को इधर लेकर के आ रहे हैं, अगर हम मैग्नेट को इधर पे लेकर के आ रहे हैं, अच्छा इधर देखना, दोनों में डिफरेंस देखना, लेकिन इसने ये क्या बनाया हुआ है, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलो खैर, फिलहाल ये हम देख रहे हैं कि फ्लक्स चेंज कब होता है। फ्लक्स चेंज कब होता है, अगर मैं मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर के आते जा रहा हूं। अगर आप मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर के जाओगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वायर का लूप बना दिया और उसके ऊपर एक वायर रख दिया है, अगर हम वायर को यहाँ से खींचेंगे बाहर की तरफ तो इधर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इधर एरिया चेंज हो रहा है। लूप का एरिया पहले क्या था, फिक्स था, अभी हम यहाँ पे एरिया चेंज कर रहे हैं। इस वायर के मूव करने की वजह से एरिया चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फील्ड, ऊपर एरिया चेंज नहीं हो रहा था, मैग्नेट के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ एरिया चेंज होगा, वी की स्पीड से आगे लेकर के जाओगे तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, तो भी फ्लक्स चेंज होगा ही होगा। या तीसरा क्या हो सकता है कि हम इसको रोटेट करना शुरू कर दें। अगर हम रोटेट करना शुरू कर देंगे, एक लूप को मैंने यहाँ पे रखा और इसको रोटेट करना शुरू कर दिया, तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, थीटा चेंज हो रहा होगा। थीटा चेंज होने की वजह से ए और बी दोनों ही चेंज हो रहे हैं। कट करना पड़ता है ना वो लाइंस को, क्या फ्लक्स को
फ्लक्स को कट करना पड़ता है ना, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज के लिए। हाँ, चेंज इन फ्लक्स के लिए किसको कट करना पड़ता है? फ्लक्स को मतलब मैं समझा नहीं, कैसे कट करना पड़ता है? फ्लक्स सर मुझे याद नहीं है बराबर से, मैंने पढ़ा तो था। फ्लक्स बेटा ऐसे समझो कि केवल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं एनी हाउ, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने मैग्नेट लिया, अब मैं मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर के जा रहा हूं, तो यहां से इस एरिया कांस्टेंट रखा है, बस मैग्नेट आगे लेकर के जा रहा हूं। तो अगर मैग्नेट आगे की तरफ लेकर के जा रहा हूं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं ना, करेक्ट। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहां पे मैंने ठीक क्या है। किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रख दिया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एरिया चेंज कर रहा हूं। अब अगर मैं एरिया चेंज कर रहा हूं तो भी फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहे होंगे। ओके, ठीक है सर, यस। यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया भी फिक्स कर रखा है कि इसका एरिया ए ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड यही रहेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं। रोटेट करने की वजह से क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो जब थीटा चेंज हो रहा होगा तो थीटा के चेंज होने की वजह से कभी उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम या ज्यादा हो सकता है। सर हाँ, सर ये ईएमएफ, ये इसमें जो ईएमएफ होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब चेंज इन ईएमएफ नहीं, मैग्नेटिक। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का केस चल रहा है। हाँ तो सर इसमें मतलब करंट की बात कर रहे हैं या उसमें जो वोल्टेज जनरेट होती है, इसमें मतलब क्या बात अभी करें मैं इसमें कुछ मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ फ्लक्स चेंज कैसे होता है। अभी तो फ्लक्स की हम बात लोग केवल फ्लक्स की बात कर रहे हैं कि फ्लक्स चेंज कैसे कैसे हो सकता है, दैट्स इट। हम ना तो हम उसमें ईएमएफ की बात कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे ही नहीं पहुंचे, लेंजेस लॉ पे ही नहीं पहुंचे। हम तो बस इतना देख रहे हैं कि फ्लक्स चेंज हो कैसे सकता है, क्या क्या तरीके हैं फ्लक्स चेंज होने के। ठीक है सर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर मैग्नेट इधर जाएगा, एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया चेंज हो गया। या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों ही फिक्स है और एंगल चेंज हो गया। इन तीन केसेस में फ्लक्स वहां से चेंज किया जा सकता है, मतलब वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स में। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ये सर। यस सर। अब देखो फ्लक्स कब चेंज नहीं हो सकता, अगर हम मैग्नेट को और रिंग को दोनों को सेम स्पीड से आगे ले जा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स ही रहेगा, जबकि यहाँ पे वो चेंज हो रहा था। अगर ये दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। अगर हम मैग्नेट को अपनी एक्सिस पे रोटेट कराना शुरू कर दें तो भी यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। या फिर हम यहां से क्या करें कि रिंग को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेकर के जाए वी से, तो भी देखो एरिया भी चेंज नहीं हो रहा और फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इससे चेंज नहीं होंगे। तो ये वो दो तीन केसेस हैं जहां पे फ्लक्स चेंज नहीं होता है। यहाँ पे कुछ कुछ मोशंस तो हो रहे हैं बट फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे मोशंस हो रहे हैं, वहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर सर? यस सर। अब आते हैं फैराडेज के एक्सपेरिमेंट पे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, वो ये बोल रहा है अ कॉइल इज अरेंज्ड टू लिंक सम ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ सोर्स एस। ठीक है, इफ रिलेटिव मोशन अकर्स, ये याद रखो, रिलेटिव मोशन अकर्स between coil and source such that the flux linked with the coil changes, a current is induced in it. A current is induced in it if relative motion occurs between coil and source S such that the flux linked with the coil changes. मतलब यहां पे एक मैग्नेट था, यहां पे एक कॉइल थी, इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि किसी भी तरीके से एक रिलेटिव मोशन हुआ, या तो मैग्नेट इसके पास आने लगा या मैग्नेट इससे दूर जाने लगा। जैसे ये दूर जा रहा है, पास आ रहा है या दूर जा रहा है, दोनों ही केस में, किसी भी केस में अगर उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्लोज्ड लूप में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, और अगर लूप क्लोज नहीं है तो इंड्यूस ईएमएफ, एक्चुअली इंड्यूस करंट नहीं, जनरेट इंड्यूस ईएमएफ ही होता है।
इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है, ये याद रखो। यहां पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, वो हमेशा ही होगा। अब ये जो इंड्यूस करंट यहां पे दिख रहा है ना, वो क्लोज लूप की वजह से जनरेट हो रहा है। अगर ये क्लोज लूप नहीं होता तो करंट जनरेट नहीं हो पाता, क्योंकि करंट के लिए क्लोज लूप की जरूरत होती है। अगर क्लोज लूप नहीं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इंड्यूस करंट जो होता है केवल क्लोज लूप में ही जनरेट होता है। अगर ये क्लोज लूप नहीं होता, ओपन लूप होता, मतलब कट होता, तो हम यहां पे बोलते हैं कि करंट तो नहीं जनरेट हो पा रहा, लेकिन हाँ ईएमएफ फिर भी जनरेट हो जाता है। यहां पे ईएमएफ श्योरली जनरेट होता। तो ईएमएफ हमेशा ही जनरेट होता है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस करंट नहीं जनरेट होता है। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस करंट नहीं जनरेट होता है। इंड्यूस करंट कब जनरेट होता है? जब क्लोज लूप होता है, तो इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। अगर कभी तुमसे ये पूछा जाए, मतलब तुमने सपोज ये बोल दिया कि इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और उसने बोल दिया कि लूप अगर ओपन हुआ तब क्या होगा, तो तुम ये बोलोगे कि तब करंट जनरेट नहीं होगा, तब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ ही जनरेट होता है पहले, और ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से जनरेट होता है इंड्यूस करंट। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर। अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, तो तुम ये लिखना कि एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल जनरेट, एंड ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट विल जनरेट। इतना याद रखो। अगर इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज हो रहा है, इससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि क्लोज लूप में इंड्यूस करंट को जनरेट करेगा। मतलब ऐसे समझ के देखो कि सर इंड्यूस ईएमएफ वो रिलेशन से जनरेट होगा और फिर ईएमएफ से करंट जनरेट होगा। इंड्यूस ईएमएफ में क्या जनरेट होगा? रिलेशन। वो रिलेटिव मोशन के कारण इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने के कारण इंड्यूस करंट जनरेट होगा। एग्जैक्टली, अब समझ में आ गया। भाई देखो, कभी भी हम लोग सर्किट पढ़ते हैं, ऐसे सोच के देखो कि एक सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ सब कुछ है। अगर तुम इसमें बैटरी नहीं लगाओगे, बिना बैटरी के क्या इसमें करंट आ सकता है क्या? नो सर। और बैटरी क्या जनरेट करती है? ईएमएफ जनरेट करती है। अगर हमने यहाँ पे ईएमएफ लगाया ही नहीं तो करंट जनरेट नहीं हो सकता ना। अभी बात समझ में आई? यस सर। तो वही सेम चीज यहां पे हो रही है। मतलब यहां पे जो इंडक्शन की वजह से जो भी कुछ जनरेट हो रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंड्यूस ईएमएफ, एंड बिकॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट विल जनरेट इफ लूप इज क्लोज। क्लोज लूप में इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा। अब ये बोलते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लेकर के जाएंगे, मतलब यहाँ पे फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन कुछ और होना चाहिए, फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन कुछ और होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। पता नहीं यार क्या चीज, क्या नाटक है इसका। चलो खैर, हाँ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? टू कॉइल्स आर अरेंज्ड सो दैट a steady current flows in one and some of its magnetic flux link with the other. If the current in the first coil changes, a current is induced in the second. Okay, पहले जैसा ही केस है। बोले दो कॉइल जनरेट करी, दो कॉइल लगाई आसपास, ठीक है। पहले वाले कॉइल में हमने क्या किया? करंट फ्लो कराया। इसमें हमने करंट फ्लो कराया। अगर हम इसमें करंट चेंज करेंगे, देखो हमने करंट फ्लो कराया, अगर हमने आई का करंट फ्लो कराया सपोज, तो आई का करंट फ्लो कराया तो उससे एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी। ये तो तुम्हें पता है कि करंट कैरिंग कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसकी वजह से एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी, जो यहां से पास भी कर रही होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। मतलब इनिशियली ये जो दूसरी कॉइल थी, इस दूसरी कॉइल में
जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी वो इनिशियली कांस्टेंट थी, लेकिन जैसे मैं करंट यहां से I1 से I2 का करंट लेकर के जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो B1 से B2 की तरफ जाएगी, और अगर B1 से B2 की तरफ जाएगी तो यहां से भी B1 से B2 पास होगा, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आता है या नहीं? रिपीट कर दो। क्लियर है? सर एक बार रिपीट। एक बार रिपीट कर दें, चलो ठीक है, स्टेप वाइज समझते हैं। कॉइल नंबर 1 में हमने करंट जनरेट किया, हमने करंट डाला I1 का। I1 के करंट की वजह से वहां से जनरेट हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड B1, ये हो गया। वो B1 कॉइल 2 से भी पास कर रहा है, इसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में कि इट इज passes through कॉइल 2 एज वेल। कॉइल नंबर 2 से भी वही पास कर रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। I1 का करंट है, B1 की मैग्नेटिक फील्ड है जो यहां से निकल रही है और यहां से भी पास कर रही है। ओके, जो दूसरा वाला लूप है उसमें से फिक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं है। मैं बोलता हूं यहां पे कॉइल नंबर 1 में, कॉइल नंबर 1 में मैं करंट चेंज करता हूं, करंट चेंजेस फ्रॉम I1 टू I2। अगर करंट I1 से I2 चेंज हुआ, सपोज इंक्रीज हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस कहां से कहां चेंज होगा, वो सपोज B1 से B2 चेंज हो रहा होगा। इज इट ओके? B1 से B2, यस सर। यस सर। अगर B1 से B2 चेंज हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉइल 2 में फ्लक्स चेंज हो गया होगा। क्योंकि वही B1 पहले यहां से पास कर रहा था, B2 पास करने लगा। हुआ या नहीं? हाँ सर। और अगर कॉइल 2 से फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉइल 2 में क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ, ये तुमने पहले ही देखा हुआ है। इन कॉइल 2 एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक आई इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। धीरज क्लियर है अभी? हाँ सर। तो यहां से फैराडे ने अपने दो लॉज दिए, एक दो एक्सपेरिमेंट ऐसे किए, फिर उसने दो लॉज दिए। क्या दिए? Whenever the number of magnetic lines of force यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a circuit changes or moving conductor cuts the magnetic flux, कुछ भी हो सकता है, an EMF is produced in the circuit or EMF induces across the end of the conductor called induced EMF. The induced EMF persists only as long as there is the change or cutting of the flux. जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तब तक इंड्यूस ईएमएफ वहां पे रहेगा। फ्लक्स में चेंज होना बंद, इंड्यूस ईएमएफ भी बंद। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से वहां पे इंड्यूस ईएमएफ रहेगा। ये उसने पहला लॉ दिया। ये समझने में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। दूसरा लॉ उसने क्या बोला? The induced EMF is given by the rate of change of linked flux with the circuit. Induced EMF को स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस d∅dt। और अगर वहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये हो जाएगा माइनस n d∅dt। ओके ओके। यस सर। अब ये जो d∅dt किसकी वजह से हो सकता है? d∅ का मतलब क्या हुआ? चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स हो सकता है φ2 - φ1 कर लो।
अब अगर ए कांस्टेंट है तो B2 माइनस B1 cos थीटा हो सकता है, मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है, या तो डायरेक्टली फ्लक्स चेंज हो रहा हो, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, या फिर एंगल चेंज हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बेसिक फॉर्मूला ये है, आगे का फॉर्मूला हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे उसमें। इज इट क्लियर? Yes, सर sir. ठीक है। इंड्यूस करंट क्या होगा? तो करंट के लिए तो हमें फॉर्मूला पहले से ही पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है E बाई आर, आर मतलब की रेजिस्टेंस, उसमें कितना रेजिस्टेंस है, तो उस कॉइल का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो वहां से तुम्हें क्या मिलने लगेगा? इंड्यूस्ड करंट भी मिलने लगेगा। E बाई आर कर दोगे तो इंड्यूस करंट मिलने लगेगा तुम्हें कि कितना इंड्यूस करंट है। लेकिन करंट तभी फ्लो होगा जब लूप क्लोज होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो तुमसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं, एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। इंड्यूस चार्ज और पावर ये सब कोई नहीं पूछेगा, ये सब भी कोई नहीं पूछता यार। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं पूछता है। चेंज इन पैरामीटर जरूर पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो किसकी वजह से चेंज होगा। तो अब जैसे किसी एक कॉइल को पूरा 180 डिग्री एक टर्न दे दिया तो हमें कितना फ्लक्स चेंज मिलेगा, उस फ्लक्स चेंज की वजह से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, कितना इंड्यूस करंट आएगा, वो हो गया। 90 डिग्री का टर्न दिया तो उसमें से कितना मिलेगा। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, ये बेसिक चीजें ये पूछी जा सकती हैं। लेकिन ये भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम एकदम ऐसे ही रटना मारना है, वो तो ये केस स्टडी है एक्चुअली, ये केस दे दिया उसके बाद हम देख रहे हैं। हाँ, ये लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। According to this law, the direction of induced EMF और करंट, ये एक्चुअली फैराडेज का सेकेंड लॉ का एक्सटेंशन समझ सकते हो। ये क्या बोलता है कि यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है वो हमेशा अपने कॉज का अपोज करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं लेंजेस लॉ में, हम क्या बोल रहे हैं? दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ or current in the circuit is such as to oppose the cause that produces it. This law based upon the conservation of energy. To understand the Lenge's law, let's consider the following cases. अब ऐसे केसेस तुमने बहुत सारे पहले देखे होंगे, मैं भी तुम्हें एक आध दो केस बता दूंगा कि ऐसे केसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन लेंजेस लॉ जब भी तुमसे पूछा जाएगा तो तुम याद रखना कि फैराडे के सेकंड लॉ का एक्सटेंशन है, पहली बात। और दूसरी बात इसमें क्या हो रहा है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है दैट विल अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट और प्रोड्यूसेस इट। ये हमेशा अपने कॉज का अपोज करते हैं। को अपोज करेगा ये, हाँ मतलब चेंज को अपोज करेगा ना। हाँ, चेंज को अपोज करेगा। जो भी चेंज तुम कर रहे हो जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये उस चेंज का अपोज करेगा। कैसे चेंज का अपोज करेगा? ऐसे अपोज करेगा जैसे अगर मैं नॉर्थ पोल इसकी साइड में लेकर के जा रहा हूं, नॉर्थ पोल इसकी साइड में जा रहा है, तो ये क्या ट्राई करेगा कि नॉर्थ पोल मेरी साइड में ना आए। और नॉर्थ पोल इसकी साइड में ना आए, उसका तरीका क्या हो सकता है कि ये यहां पे क्या करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में करंट अपना जनरेट कर देगा। अगर तुम यहां से देख रहे हो, अगर हम इस लूप को ऐसा दिखाएं कि सिंपल सर्कल बना करके दिखा दें, ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखेंगे ना, तो सामने से अगर तुम देखते हो तो सामने से तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है नॉर्थ पोल। इसको लर्न करने का मेथड ही होता है कि एंटी क्लॉकवाइज हम बनाते हैं और ऐसा कर देते हैं, हम बोल देते हैं इट इज नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा कैसा होता है, फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होती हैं। तो ये जैसे नॉर्थ पोल इसकी साइड में जाएगा, नॉर्थ पोल इसकी साइड में जाएगा, तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उल्टी डायरेक्शन में निकालने लगेगा ताकि नॉर्थ पोल को यहाँ पे रिपल्शन फील हो। और ये लाइंस इस डायरेक्शन में निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ निकलेंगी। तो मतलब कॉज क्या था, कॉज ये था कि नॉर्थ पोल इसकी साइड जा रहा था, इसने अपोज किया, कैसे किया, इसने फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में निकालनी चालू कर दी कि इसको रिपल्शन फील हो और ये दूर की साइड पे जाए। तो अगर ये नॉर्थ पोल इसकी साइड जा रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, अगर नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा होगा तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगा, मतलब अपने आप को साउथ पोल बना लेगा ताकि नॉर्थ पोल इसकी साइड आने लगे। ये बात समझ में आ रही है जो मैंने अभी बोली? Yes, sir. ठीक है,
इस बात को यार समझ लेना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। हमेशा अपने कॉज का अपोज कर रहा है। नॉर्थ पोल अगर इस साइड आ रहा है तो ये नॉर्थ को रिपेल करने की कोशिश करेगा, खुद नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो ये उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, खुद साउथ बन जाएगा। साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो ये साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ पोल इससे दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं। सर नॉर्थ ये पोल ना आने देगा ना जाने देगा। नहीं, ये आने देगा जाने देगा नहीं, ये जो कर रहा होगा ये उसको वो काम नहीं करने देगा, अपोज करेगा, उल्टा करेगा। ये उसका अपोज करेगा। अगर ये इसकी साइड आने की कोशिश करेगा तो ये उसका अपोज करेगा, ये उससे दूर जाने की कोशिश करेगा तो ये उसका अपोज करेगा, दोनों का ये अपोज करेगा। सो आगे वाले पेज पे देखो, मैंने ये सारे केसेस बनाए हैं कि जब नॉर्थ पोल इधर जा रहा होगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा होगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ पोल इसकी तरफ आएगा तब क्या है, और साउथ पोल इससे दूर जाएगा तब क्या है। ये चारों केसेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो अभी मैं तुम्हें पीछे बता रहा था। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम कॉइल्स में यही सेम कंडीशन कर दें कि अगर हमने जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कॉइल, अब मैं इसमें मोशन नहीं करा रहा हूं, मैंने बोला व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा चलो मोशन, पहले मोशन करा रहा हूं बाद में करंट चेंज करूंगा। पहले मैं बोल रहा हूं कि करंट कैरिंग कॉइल इज मूविंग टूवर्ड्स, तो पहले हम ये नॉर्थ पोल साउथ पोल लेकर के जा रहे थे, अब हम कॉइल को लेकर के जा रहे हैं। अगर कॉइल को लेकर के जा रहे हो तो भी ध्यान से समझो कि कॉइल में भी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना। पहले तो अगर कॉइल में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ये इस समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि यार सर इसको कैसे समझेंगे कि इसका करंट ऐसे जा रहा है तो उसका करंट वैसे जाएगा। देखो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैं दो कॉइल बनाता हूं। पहले मैंने एक कॉइल ये बनाई, हम लोग यहाँ इस कॉइल के पीछे से देख रहे हैं, हम लोग जो भी कुछ देख रहे हैं सब कॉइल के पीछे से देख रहे हैं। दूसरी कॉइल यहां सामने, इसके सामने रखी है ऐसे, समझते जाना। ये दूसरी कॉइल का सेंटर है, ये पहली कॉइल का सेंटर है, ये कुछ ऐसे रखे हुए हैं, हम लोग यहां से देख रहे हैं। अगर पहली वाली ये पहली वाली कॉइल है, कॉइल नंबर 1, और इसके पीछे रखी है दूसरी वाली कॉइल, कॉइल नंबर 2। अगर पहली वाली कॉइल में करंट हमने ऐसा फ्लो करा रखा है, क्लॉकवाइज फ्लो करा रखा है, तो क्लॉकवाइज फ्लो कराने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पीछे से देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ इसके पीछे से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे साउथ पोल दिख रहा है, लेकिन आगे की साइड जो बना होगा वो नॉर्थ पोल होगा। मतलब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होंगी वो तुम देखोगे तो फील्ड लाइंस तुम्हारी ऐसे निकल रही होंगी, इस तरीके से। उसको हम यहां से भी ऐसे देख रहे हैं कि हम इधर पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं, यहां से हमारे लिए ये दिखाई पड़ रहा है कि हाँ यार ये तो क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल होगा, लेकिन उसका अपोजिट साइड जो हो जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे लिए यहाँ से ये साउथ पोल दिख रहा है, अपोजिट साइड नॉर्थ पोल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से जाती हुई दिख रही है। अगर मैं इस नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर के जा रहा हूं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा, ये भी अपने आप को नॉर्थ पोल बनाएगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जब हम नॉर्थ पोल को इसके साइड में लेकर के जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। तो अगर मैं इस नॉर्थ पोल को इधर लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा, और अगर मैं इसको दूर लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आता है? यस सर। सभी लोग ध्यान से देख लो एक बार। हमारी पोजीशन यहां है, हमारे अकॉर्डिंग इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही तो हमें ये पीछे से साउथ पोल दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है ये आगे से नॉर्थ पोल बन गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी। अगर मैं इसको पास में लेकर के जा रहा हूं तो नॉर्थ पोल एक्चुअल में इसके पास आ रहा है, नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो ये खुद नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। और अगर मैं इसको दूर लेकर के जा रहा हूं तो ये साउथ पोल बनेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट केस में हम ये देख सकते हैं,
when two current carrying coils carries current in the same direction and move towards each other. अच्छा, पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था कि एक में करंट फ्लो हो रहा था ना, मूव करा रहे थे। इसमें एक में ही हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? इसमें दोनों में हो रहा है। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला कि दोनों में ही करंट फ्लो हो रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होंगी तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? दोनों के करंट का अपोज करेगा। इंड्यूस करंट दोनों के ही करंट का अपोज करेगा, और दोनों अगर अवे जा रहे होंगे तो भी इंड्यूस करंट क्या करेगा? इस मेन करंट को असिस्ट करेगा, सो दैट ये एक दूसरे की तरफ आए। अगर तुम यहां से देखोगे ध्यान से, तो यहां से अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? ये यहां से तुम्हें साउथ पोल और दूसरी साइड से नॉर्थ पोल दिख रहा है, और ये इधर से साउथ पोल और दूसरी साइड से नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, और जाने भी चाहिए, और हम इनको एक दूसरे की तरफ लेकर के भी जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे की तरफ लेकर के जा रहे होंगे तो ये क्या करेंगे? उसका अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर के जाऊंगा तो ये सेम डायरेक्शन में करंट जनरेट करेंगे, सो दैट ये एक दूसरे की साइड पे आ जाए। मतलब बेसिक आइडिया हर बार वही है कि आप जैसे ही उनको, उनमें जो भी चेंजेस करोगे, ये उस चेंज का अपोज करेंगे। ये बात समझ में? डायरेक्शन तो सब में सेम ही है। क्या डायरेक्शन तो सेम ही है सर। हाँ, डायरेक्शन सेम। अब देखो, डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या? चलो इसको जरा मैग्नेट की तरह लेकर के देखते हैं तो शायद अच्छे से समझेगा। ऐसा सोचो कि ये जो है, इसको मैंने मैग्नेट बना दिया। इसको अगर मैंने एक मैग्नेट बनाया तो ये ऐसा बन रहा होगा कि यहाँ पे आया होगा नॉर्थ और यहाँ आया होगा साउथ, और इस दूसरे को भी मैंने मैग्नेट बनाया तो यहाँ आ रहा होगा साउथ और यहाँ आ रहा होगा नॉर्थ। पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात है, और हम इनको लेके भी वैसे ही जा रहे हैं। अगर हम इन दोनों को लेकर के भी वैसे ही जा रहे हैं और ये खुद भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम लेके भी वैसे ही जा रहे हैं, हमने छोड़ दिया कि हाँ जाओ तुम अपने एक दूसरे की तरफ, तो होगा क्या? इंड्यूस करंट क्या करेगा? इंड्यूस करंट इस साउथ पोल को नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा ना, तभी तो यहां पे रिपल्शन जनरेट हो पाएगा। यस सर। तो नॉर्थ पोल बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ेगा। हाँ सर। मतलब क्या करेगा इस केस में? उसका अपोज करेगा। अपोज करेगा तभी तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो पाएगा, और उसकी वजह से इन दोनों का अपोज होगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू सर। और अगर तुम इन दोनों को दूर लेकर के जाने की कोशिश करोगे तो इंड्यूस करंट क्या ट्राई करेगा कि ये दूर ना जाए, ये पास में रहे। क्लॉकवाइज में। पास में रहे तो ये क्या करेगा? साउथ पोल को और स्ट्रांग बनाएगा, मतलब क्लॉकवाइज बना देगा। अभी समझ में आई बात? यस सर। तो अब यही सेम कंसेप्ट है यार हर जगह पे। अब तुम देखोगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी। मतलब इसमें 2-3 केसेस और इसमें दिए हुए, जैसे एक केस और ये दे दिया है, तो इस तरीके के ही केस हैं। एक में इसमें ये दिया है कि करंट इंक्रीज होगा। अब करंट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। जैसे मैंने वहां पे पहले क्या किया था कि रिलेटिव मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज कराया था। यहाँ पे मैं रिलेटिव मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज नहीं करा रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ करंट इंक्रीज करने की वजह से भी चेंज हो रहा है। करंट इंक्रीज होगा तो होगा क्या कि ये ट्राई करेगा ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाए। अगर करंट यहाँ पे ऐसा चल रहा है और ये नॉर्थ पोल बना हुआ है, तो ये भी क्या ट्राई करेगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बने और इसका अपोज करना शुरू हो जाए। ध्यान से देखना, जैसे पहले कुछ करंट I1 था, मैंने क्या बोला था सबसे पहले वाले एग्जांपल में कि यहाँ पे हम करंट इंक्रीज करते हैं। I1 से हम कर देते हैं इसको I2। I1 से I2 करेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएंगी। B1 से B2 होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होने लगेंगी। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होने लगी तो ये अपनी तरफ से क्या ट्राई करेगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज हो। वो डिक्रीज कैसे कर सकता है? जब इसको वो अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? जब यहाँ पे फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में निकलनी शुरू हो जाएंगी, तभी तो ये इसको रिपेल करेगा कि दूर की साइड जाए और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो। तो ऐसी फील्ड लाइंस निकालने के लिए इसको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे इसको एक नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट करना पड़ेगा।
तो अगर सपोज यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और हम करंट इंक्रीज करा रहे हैं, तो अगर हम करंट इंक्रीज कराएंगे तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट करा करके उस करंट को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। और अगर हम यहाँ करंट डिक्रीज करा रहे होंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट जनरेट करेगा और यहाँ पे ये फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ानी शुरू कर देगा। अगर यहाँ पे तुम फील्ड लाइंस कम करोगे तो ये अपनी तरफ से बढ़ाना शुरू कर देगा और यहाँ पे ज्यादा करोगे तो ये अपनी तरफ से कम करना शुरू कर देगा। तो ये होगा इसमें। बात समझ में आ रही है? यस जी सर। सर। अब यही नंबर ऑफ कॉइल्स अगर मैं सर्किट में लगा दूं और मैं बोलूं कि मेन करंट अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इंड्यूस करंट उसका अपोज करेगा, और अगर मैं मेन करंट को डिक्रीज करूंगा तो इंड्यूस करंट उसका सपोर्ट करेगा। मतलब मेन करंट इंक्रीज कराओगे तो इंड्यूस करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, और मेन करंट को अगर तुम कम कराओगे तो इंड्यूस करंट उसके सेम डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर देगा। ओके? मतलब उसको बढ़ावा देगा। हाँ, अपने कॉज का अपोज करेगा। कॉज अगर इंक्रीजिंग वाला है तो ये डिक्रीज करेगा, कॉज अगर डिक्रीजिंग वाला है तो ये उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है। मतलब ये बदतमीज बच्चा है एक्चुअली, जो अपने बाप की बात कभी नहीं मानता, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अभी समझ में आ गई बात? इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये सर। ठीक है यार, आखिर ऐसा ही करता क्यों है सर? ये भी आगे क्लियर होगा यार। ये जब हम लोग इसके डिराइव करेंगे ना कुछ एक दो चीजें, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करता है। फराडे ने करवाया है ये सर। क्या? फराडे ने करवाया इसलिए करता है सर। नहीं, फेराडे रेंज ने ने कराया कराया इसलिए नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है कि फेराडे ने कराया इसलिए करता है। फेराडे ने तो बेचारे ने बहुत मेहनत करी यार, 15-16 साल मेहनत करी, तब जाके उसको पता चल पाया कि अच्छा ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में इसका एक रीजन है जो आगे मैं डिराइव करवाऊंगा तुम लोगों को, तो अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों करता है। इसमें वही QVB वाले रूल ही लग रहे होते हैं। अब वो क्यों लग रहे होते हैं, QVB sin थीटा या QVB वाला रूल या BIL वाला रूल लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो आगे एक जगह मैं डेरिवेशन कराऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा फ्लक्स चेंज के साथ में। आज के लिए यार इतना ही लग रहा है, अभी 3:30 से एक और क्लास है मेरा, सो अभी मैं इसको इतना ही यहाँ पे ही रख रहा हूँ बस, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर तो फिर आज बाकी कुछ नहीं होगा? आज क्या होगा? काहूट और फिर इंग्लिश और मैथ। कहूट यार आज वैसे फिजिक्स ही था आज, और कुछ था नहीं, लेकिन कहूट हम लोग 8:30 पे रखेंगे क्योंकि क्लास है मेरी बैक टू बैक 8:30 तक, तो 8:30 पे खत्म करके मैं कहूट रखूंगा। हाँ सर रात को मत रखा कीजिए ना सर, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे पावर कट हो जाता बोर्ड में। अच्छा, हाँ 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 यार, ये बात तो सही है यार। एक्चुअली क्या होता है, कभी यहाँ पे दिन में पावर कट हो जाता है कई बार हमारे यहाँ। अच्छा कल ही रख लेना, 20 क्वेश्चन ले लेना तो उसमें। यहाँ तो सर 12 बजे के बाद लाइट ही नहीं आती है दोपहर में। यहाँ पे कई बार ये प्रॉब्लम होता है यार, मुझे डेली की क्लासेस में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे बहुत। चलो ऐसा कल ही रख लेना सर, कल एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा 20 क्वेश्चन 20 या 25 क्वेश्चन का काउंट रख लेंगे पहले। ओके सर। हाँ सर फ्राइडे और सैटरडे वाला सर वीडियो सेंड कर दीजिए ना। फ्राइडे और सैटरडे वाला वीडियो। फ्राइडे आज Yes, दिन sir. कौन सा है? मंडे। सर आज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्यूसडे है आज। हाँ वही करंट सर, गॉसेस थ्योरम तक सर मैंने किया था। डेट भेजो, डेट। फ्राइडे सैटरडे मत बोलो, डेट भेजो, मेरे पास डेट के हिसाब से रहता है, मैं डेट वाला वीडियो उठा करके भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है सर एक सेकंड सर 28 एंड 29 वाला। हाँ, ये उस पे डाल दो ना एक बार यार, ग्रुप पे डाल दो। अच्छा ठीक है डाल देता हूँ सर। सर। थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर मैं तो ऐसा कह रहा था कि जैसे आप ऐप में स्पॉन्सरशिप वाली जो कंटेंट है उसमें आप वीडियोस डालते रहते हैं, ये सारा वीडियो उसमें डाल दीजिए, फिर मतलब सबको भेजना ना पड़े। तो इससे क्या होगा, हम लोग बाद में भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देख सकते हैं। बेटा वो उसमें तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, फॉर श्योर उसमें डालूंगा, बस टाइम यार थोड़ा सा क्रंच हो रहा है। अब मैं सोच रहा था कि थोड़ा उसको एडिट करके डालूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन चलो मैं ऐसा करूंगा, अगर एडिट करने के बाद मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं विदाउट एडिटिंग ही ऐसे डाल दूंगा, पूरी की पूरी क्लास उठा करके डाल दूंगा, ऐसा करूंगा।
हाँ सर वही। ठीक है, जो मैं इस पे डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, वो उठा करके मैं उस पे डाल दूंगा। हाँ हाँ वही सर। ठीक है।